अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियतन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। और आज मैं कैसी लग रही हूँ ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि जब मैं इंटर हुई यहाँ स्टूडियो में तो मुझे कहा जा रहा था अच्छा आज आप लाल परी लग रही हैं। तो मुझे थैंक्स पहले तो मैं कहूँगी सिंबल ऑफ स्टाइल का, और थैंक्स कुरतलैन का जिन्होंने ये जो है ड्रेस जो है आउटफिट जो है डिज़ाइन किया। और बिल्कुल मैं कहती हूँ ना, जो भी ड्रेस मैं पहनती हूँ तो वो इस बात का ख्याल रखती है कि स्टिचिंग और जो है फिटिंग, ये दो चीज़ें जो है ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी हैं। तो थैंक्स एक मतलब फिर सिंबल ऑफ स्टाइल का। तो बात परियों की हो रही थी। अच्छा, तो मैं इंटर हुई तो जब मुझे कहा कि आयशा लाल परी लग रही हो तो मैंने कहा थैंक्स। और उसके बाद मेरे जहन में वो बचपन की बात आ गई कि हम परियों वाला खेलते थे, लाल परी आ जा, छुप छुप के आ जा, हल्का सा थप्पड़ मार के, याद होगा आपको, तो भाग जा। तो इस तरह होता था, हम सारे कज़न्स और बहन भाई मिलते और तीन तीन का ग्रुप होता, तीन इधर बैठे और अच्छा तो फिर आंखें बंद करके ना कोई भी थप्पड़ मारता तो कुछ हाथ इतने भारी होते हैं, मैं किसी को नहीं पहचान पाती थी सच्ची बताऊं। जब मेरी पारी आती तो मैं खड़ी होती उधर उधर देखती किसने मुझे मारा है। अच्छा, मैं जब जिसको भी जाके थप्पड़ मारती तो उठता ये आयशा है तो मैंने पूछ लिया यार कि मेरा कैसे पता चल जाता है, सबकी आंखें बंद कर तुम लोग ना थोड़ी बेईमानी कर जाते थे। कहते नहीं, तुम इतना तुम्हारा भारी हाथ होता है कि पता चल जाता है। हालांकि मैं हैरान हूँ, मेरा इतना वजनी हाथ भी हो सकता है। बहरहाल तो इस तरह मैं पकड़ी जाती और पकड़ी जाती और फिर मेरी बारी हमेशा होती, ये आयशा है अब जो है भागेगी और ये आगे वो करेगी। तो बहरहाल ये तो है बचपन की बातें, और बचपन की बातें जो है हमेशा याद भी रहती हैं और अच्छी भी लगती है। जब आप इस एज में आते हो और देखते हो यार यानी कितनी लापरवाह सी लाइफ थी उस टाइम हमारी, बेफिक्री सी लाइफ। और आज के जैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, क्या करना है, क्या खाना है, अम्मा अब्बा ने तो बस फरमाइशें ही फरमाइशें करनी है, लोगों की परवाह नहीं है, अपने रिवायत की परवाह नहीं है। अच्छा, अब जब हम इस एज में आए हैं तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें परवाह करनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा वो कहते हैं निग्लिजेंस हो जाती है, थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, इंसान है, इंसान से कभी हो ही जाती है, तो अब तो वो आलम है कि दूसरे लोग ताक में बैठे होते हैं और पकड़ लेते हैं, ये फलां ने ये किया, इसको पूछा नहीं, इससे बात नहीं की, इसको निगलेक्ट कैसे कर किया, ऐसे इसको भूल कैसे किया। यार बंदा तो बंदा है, इंसान तो इंसान है, इंसान फरिश्ता नहीं है, और इंसान से ही गलतियां होती रहती हैं। लेकिन हम लोग जो है तनकीद करना जो है ज़रूरी समझते हैं। और आज के दौर में जब मैं कहती हूँ कि नफ्सियाती दबाव की एक बहुत बड़ी वजह रीज़न यही चीज़ें हैं कि हम आपस में एक दूसरे को बहुत मुश्किल से बेयर करते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं और मौके की तलाश में होते हैं। कोई जब हमें मौका मिलता है तो हम ज़रूर जो है किसी न किसी पर टोंट करना, किसी न किसी पर बात ज़रूर करते हैं। तो वैसे तो मैं यही समझती रही ओवरऑल कि यार बेरोज़गारी हो, जहाँ जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपको कहीं डिप्रेशन में लेके जा रहे होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन में लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन आपके जो घरेलू माहौल होते हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, कभी कभी वो भी हमें नफ्सियाती दबाव का शिकार कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अपनों को हमेशा अपना ही बनना चाहिए। लेकिन आजकल वो कुछ अजीब सा दौर हो गया, खुद गर्जी का दौर हो गया। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर अनीस बताएंगे कि क्या रीज़न है, क्या वजूहत है। इसको लाइट से शो करते हैं। डॉक्टर अनीस खान है, साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ, इनको वेलकम और खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं तो बोलती रहूँगी, दिल की भड़ास जो है निकालती रहूँगी। जी आपका काम ही है तो बहुत बात होने वाली है, इस पे बातें होने वाली हैं। कुछ चीज़ें मैं समझती थी शायद वही हमें डिप्रेशन में लेके जाते हैं, लेकिन अपने लोग भी लेकर जाते हैं डिप्रेशन में। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने लोगों को मिल के हेल्पफुल होना चाहिए और डिप्रेशन से निकालना चाहिए। अगर एक बंदा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या उसको कुछ नफ्सियाती मसला है, इस पर हम बात करते हैं। और क्योंकि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो कुछ लाइट सा मूड होना चाहिए, कुछ चिल सा कहते हैं ना माहौल होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ बिल्कुल सिंगर है और बहुत ही
खूबसूरत गाते हैं। हमारे साथ खालिद इमरान हैं, इनको वेलकम करेंगे, खुशामदीद। कैसे हैं खालिद? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक अल्लाह है, का शुक्र। अच्छा, खालिद एक अलहदा नाम हो गया, इमरान एक अलहदा नाम हो गया। खालिद और इमरान दोनों मिल के कम्प्लीट होता है ना? तो खालिद ये बताएं कि क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है? जी बस अपने अब जिस तरह भी कोविड गुजरा है और उसके बाद थोड़ी सी रौनकें बहाल हुई हैं, तो अल्लाह करे इसकी वापसी ना हो। तो अब माशाल्लाह से सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, तो और इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, अच्छा, तो वैसे कहा तो यही जा रहा है, डराया तो यही जा रहा है, और ये भी एक डर है, खौफ है। और जब कभी सुनते हैं फ़लाँ स्कूल बंद हो गया, फ़लाँ में कुछ पेशेंट कोविड के निकल आए, तो एहतियात करना ज़रूरी है, ये आवाम को बताना है। क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में डॉक्टर साहब, जैसे आपको भी पता है कि कोविड दोबारा आ चुका है और फिर वही तादाद जो है बढ़ रही है। तो अभी अगर हम महफूज हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हम महफूज रहे, तो सेकेंड वेव का जो है अंदेशा है। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि ख्याल रखें, एहतियात करें। ये भी एक डिप्रेशन में लेके जाती हैं डॉक्टर साहब चीज़ें, कि ये एक डर और खौफ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस आती हूँ, जो मेरा आज का मौजू है वो यही है कि बाज़ टाइम अपने ही लोग होते हैं जो डिप्रेशन में लेके जाते हैं, आपको एंजाइटी में लेके जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने ही लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जो है लोग, हम कहते हैं कि हम प्यार से, मोहब्बत से, एक अगर बंदा डिप्रेशन में हो निकालने में मदद दें, उल्टा वो लेकर जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखें, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिसको आप सिंपली ये कहते हैं कि बंदा जहनी तनाव का शिकार है या मुस्तरब है, तो उससे आपका ख्याल है कि जस्ट मुस्तरब है, ठीक हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक, अगर ये मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर जाए, मुस्तकिल बंदे को जहनी तनाव रहे, तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। और उसमें जिस्मानी बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और इस किस्म की जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें, वो इंसान जो है ना वो उसमें मुब्तला बड़ी आसानी से हो जाता है। और जहाँ तक आपका ये ख्याल है कि लोग ही जो है ना वो एक दूसरे को डिप्रेशन में मुब्तला करते हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई दो राय है। क्योंकि लोग इज़्तिराब में उस वक्त आते हैं कि जब या तो वो अपने घर से कोई उनका झगड़ा होता है, या उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो ठीक नहीं होते, या मिसाल के तौर पर जो है वो कोई, अगर हमारे यहाँ आम तौर पर जो ख़वातीन हैं, वो ख़वातीन जो है जो घर पे काम करती हैं, शादीशुदा हैं या बहनें हमारी जो वहाँ पे रहती हैं, वो यूजुअली इसी वजह से जहनी तनाव का शिकार रहती हैं कि उनको प्रॉपरली उन लोगों को जो बाकी उनके अफराद खाना हैं वो मुस्तकिल तौर पे टॉर्ट करते हैं, मुस्तकिल तौर पे टॉर्चर करते हैं, और मुस्तकिल तौर पे उन लोगों को जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको वो अपना कहते हैं, वो लोग जो हैं जो जिनको अपना कहा जाता है, वो उसको मुस्तकिल डिमांड करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह उठने के बाद नाश्ता करें, बच्चों को तैयार करें, खाना तैयार करें, फिर बर्तन धोएं, फिर ये करें, यूँ करें, यानी वो शाम तक उसको जिस्मानी तौर पर एग्जॉस्ट कर देते हैं, जिस्मानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, इमोशनली यानी जज्बाती तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, खातून की हम बात करते हैं, घर की, जब आप जैसे आप बात कर रहे हैं, अच्छा, हमें लगता है यार खातून को क्या मसला है, मज़े की ज़िंदगी गुजार रही है, हर चीज़ तो इसको अवेल है, अपना सुकून का घर है। लेकिन बाज़ टाइम आपको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें खातून को जो है, एक औरत को जो है डिप्रेशन में लेके जा रही हैं। जो घर बैठी ख़वातीन है वो जानती हों कि बाज़ टाइम काम का बर्डन जो है वो भी डिप्रेशन में लेकर जा रहा होता है, और कैपेसिटी इतनी नहीं होती। हम हर एक को ना रिपोर्ट, एक औरत को तो अक्सर रिपोर्ट ही समझा जाता है, आप माने या ना माने या मुझे कभी कभी लगता है, आप कहेंगे कि नहीं हमारे हज़रात को भी रिपोर्ट, लेकिन औरत को समझा जाता है। आप घर पर आते हैं थक कर तो रेस्ट करते हैं, लेकिन औरत को ये भी राइट नहीं होता अगर वो बेचारी थोड़ी देर लेट जाए तो सोती रहनी है सारा दिन, कर दी की है। तो एक सवाल आता है, कभी एहसास अपने ही नहीं कर रहे? देखिए, हमारे यहाँ जो है जो औरत का हाल किया जाता है
मेरे ख्याल में तो औरत को जो है ना मुकम्मल तौर पे इंसान भी नहीं समझा जाता। जी बिल्कुल, नो डाउट। हमारी जो ख़ास तौर पर मिडिल क्लास है और पुअर क्लास है, उसका मतलब हर लेवल पर जो है वो इज़्तिराब, एंजाइटी, डिप्रेशन और ज़हनी तनाव वो मुख्तलिफ है। ये जो ज़हनी तनाव है औरत का, ये मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में और पुअर क्लास में बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं कहूँगा कि औरत का इस्तेहसाल किया जाता है हर लिहाज से, माशी तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी और वैसे भी। उसको सिवाय मेरा नहीं ख्याल कि उसको बाई द एंड जो है ना, उसको ज़िंदगी जब उसकी पूरी होती है तो सिवाय उसके ऊपर एक बोझ होता है कि जो उसने जो है ना वो उठाया होता है ताहयात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और यही बात है कि औरत पूरा घर संभाल रही होती है, चाहे मासी के साथ हो। आप क्या समझते हैं, जो कुकिंग करना है वो औरत के ज़िम्मे है, आपको 3-3 टाइम, और आपके बच्चों को। और आप समझते हैं कि सिर्फ औरत के ही बच्चे हैं, हमारे नहीं है। ये आपने नोट किया, कोई मसला होगा, तुम्हारे बच्चे जो है ये करते हैं, तुम्हारे बच्चे शोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे शोर कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जब औरत तंग आ जाए और वो तलाक का दावा करे तो फिर वो कहते हैं मेरे बच्चे वापस किए जाए, तो तब ये एहसास होता है। तो ये एहसास बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे माशरे में आम हैं। एक तो तनकीद की बात कर रही थी, आपने देखा होगा कि लोगों को खुश करने के चक्कर में हम लोग कितने ही डिप्रेस रहते हैं। ये आज का माहौल हो गया कि दूसरों को खुश करना है, दूसरों को राज़ी करना है, कभी घर वालों को करना है, कभी रिश्तेदारों को करना है। और आप जितना भी अच्छा कर लें तो लोग वैसे ही नहीं खुश होते। मैं अभी इस प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैं कह रही थी, आप देखें शादी ब्याह पर लोग कितना खर्चा कर देते हैं अपनी बेटियों को बेचारे ब्याहने के लिए, कर्जे भी उठा लेते हैं, और उसके बाद जो अरेंजमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं जितना उनकी हैसियत होती है। दूसरों को समझ में नहीं आ रहा होता ये। और अगर कभी खाने में कोई नुक्स हो, हालांकि वो पकवैया नहीं होते, आपने नोट किया होगा, सब कुछ सफिशेंट होगा या कुछ रह गया होगा। यार ये बहुत बड़े फंक्शंस में कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई जितना भी कुछ कर ले। तो उसके बाद जब घरों में जाते हैं या लोग डिस्कस करते हैं, हाय चावल में नमक बहुत ज़्यादा थी, सालन में। और वो जो बेचारे ने पैसा लगाया उस पर आप तनकीद कर रहे हो। और उस बेचारे का क्या कसूर है कि उसने सब कुछ किया? उसने तो अपनी हैसियत के हिसाब से हर ये चीज़ बड़ी पाई जाती है। और ये करने वाले कुछ और नहीं होते, क्लोज रिश्तेदार होते हैं जो फंक्शन होने के बाद सारे तनकीद करके उसके कानों तक पहुंचा रहे होते हैं। जो बेचारा कर रहा होता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो ये नफ्सियाती दबाव की एक वजह बनती है, ये मैंने नोट की है। जी मेन मसला यही है कि पिछले चंद दिहाइयों में जो हमारी अक़दार थी वो भाप बन के उड़ गई हैं। बिल्कुल। तो अब सिवाय इसके कि आप लोग डिमांड करते जाएं और आप उनकी डिमांड पूरी करते जाएं और उनके मेयार पे पूरा उतरने की कोशिश करें, और यही वजह है कि हमारा माशरा जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ ज़वाल पजीर है। और सिवाय इसमें कि दिस इज़ द एज ऑफ एंजाइटी, मतलब ये वो दौर है कि जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा जो इज़्तिराब है वो लाज़िम व मलज़ूम है। और ये सिवाय आपको एहसास महरूमी के, डिप्रेशन के कुछ भी नहीं देता। और बड़ा मुश्किल है कि जब तक इंसान कोशिश ना करे इसमें से नहीं निकल सकता, वरना वो इस इज़्तिराब के घनचक्कर में, इस जो माशरा है और जिसमें माशरत भी कम है, जो एक पुरफरेब माशरा है, एक झूठा माशरा है, और जिसमें किसी पे आप एतबार नहीं कर सकते, कि किसी को दिल का हाल नहीं कह सकते, तो बड़ा मुश्किल है कि ये इक़दार के ख़त्म होने से। ये दौर की बात है, जनरेशन की बात है। जब हम बड़े बुज़ुर्गों को देखते हैं, खालिद आप भी बैठे हैं, आपने भी वो बचपन हमारा सबका एक ही जैसा था गुजारा, तो आपने उस ज़माने में देखा होगा कि जब कहीं भी कोई फंक्शन होता, कोई इवेंट होता, वैसे ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ, बहुत सारी और भी बातें हैं, तो सारे वो चाचे मामे, वो कहते छतर छाँ हो जाने सी, कोई टेंशन नहीं है, भाई और बहन तुम बैठ जाओ, तुम टेंशन लो, सुकून करो, और अब हम आ गए हैं तो अब आपका फंक्शन जो है हम संभालेंगे, अब आप कुछ। तो वो लोगों को खुशी होती थी कि अपने रिश्तेदार, तो अब वो चीज़ें नहीं रह गई। तो ये क्या जनरेशन गैप है, ये दौरों की बात है, या क्या चीज़ चेंज हो गई है? ये जो है हमारी जो मुआशरा है वो मादियत परस्त होता जा रहा है रोज़ बरोज़। हाँ अच्छा, और सारी चीज़ें जो है ना आपने पैसे को दे दी, और इंसान जो है ना वो महदूद हो गया है अपने घर तक, अपनी चीज़ों तक, अपने बच्चों तक। और
किसी दूसरे से उसका गहरा ताल्लुक कायम नहीं रहा। और ये आखिर है कि ये जो हमारा सिस्टम है जिस पे हम चल रहे हैं, एक्चुअली जो आप अभी बात कर रहे थे इस तरह आपकी, अगर एक माशरे में काफ़ी सारे लोग एक ही जैसे हों, मतलब उनके पास बुनियादी ज़रूरतें एक जैसी हों, पैसा एक जैसा हो, एक जैसा तालीम का सिस्टम हो, तो वो बड़े आराम से टॉलरेट कर जाते हैं गर्मी सर्दी इस ज़माने की। लेकिन इस दौर में जो हमारा गैप था, जो फासला था गुर्बत का, अमारत का, वो इतना नहीं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए जब वो लोग देखते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है ना वो अमीर से अमीर तक, और गाड़ियाँ और बंगले और ये और वो और गार्ड और वो उसकी चकाचौंध, और दूसरे बंदे के पास वो मुश्किल खाने को भी नहीं है और वो तेज़ी से गिरता जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल है यही वजह है कि ये अब वो दौर है कि अब से जो है ना ये इस जो सिस्टम है जिसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, जिसको हम मुनाफाखोरी की इकोनॉमी कहते हैं, ये अब गिरती जा रही है, नीचे आती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि इंसान जो है ना वो करवट बदलेगा और दोबारा से अपने ज़िंदा रहने की कोई तदबीर करेगा। ठीक, अच्छा, बहुत सीरियस बातें हो गई हैं बहुत टेंशन वाली बातें, और आज हमारी कोशिश है कि टेंशन को ख़त्म भी करना है, और जब हम बात करते हैं तो यकीन ख़त्म हो जाती है। तो खालिद से पूछते हैं, कोविड-19 में भी टेंशन रही, काम नहीं था, और एक सिंगर के लिए कितना मुश्किल है, तो क्या किया, कुछ प्रैक्टिस की, क्या करते रहे इन दिनों में आप? देखें जी, मसरूफ़ कैसे रखा, ये बताएं अपने आप को। पहले तो अभी जिस तरह डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे अभी कि रिश्ते जो है ना सिमट गए हैं, मैं इस चीज़ को उससे रिलेट करूँगा कि हम लोग वाकई एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं और हर रिश्ते को हमने पैसों से ख़रीदने की कोशिश की है। बिल्कुल, हमारी जो फैमिली रिलेशनशिप थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हम एक दौड़ के अंदर पड़ गए हैं। तो वो एक बड़ा हमने भी अपने बचपन में और अपने बड़ों को भी देखा, जब इकट्ठे मिल के बैठते थे और एक दूसरे को गाने सुनाने, जी आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने ये सुनाना है, ये लाइन मैं सुनाऊँगा, और कज़न्स आपस में बैठे हैं, वो वाला माहौल ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं तो स्पेशली उसको बड़ा मिस करता हूँ, और हर बंदा अपनी एक इंडिविजुअली कोशिश में लगा हुआ है कि मैं बस इससे मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आज भी हम कोशिश करें एक दूसरे से मिल बैठने की, तो मेरा ख्याल है कि हमारे रिश्ते वापस बन सकते हैं और वो जो मुश्किलात क्रिएट हुई हैं, ठीक है, अच्छा, पता नहीं बन सकते हैं नहीं बन सकते, आज वो जहन में जो आ चुके हैं उसका मुझे नहीं पता, उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के पास। लेकिन टेंशन तो फिर नए सजन कुछ बना लिए जाए तो क्या पता ये टेंशन दूर हो जाए। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो इस दौर में मजबूरी है नए सजन बनाना तो अपने तो अब बदल गए हैं, कैसे बिल्कुल ऐसे ही बदल गए हैं, अपनों ने जो है ना वो रंग बदल लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम खुद अच्छे हैं ना, अगर हमने अपना रंग नहीं बदला तो हम अपनों को वापस ला सकते हैं। तो अगर अपनों से शुरू कर लें, खुद से शुरू कर लें, तो अपने अपने हो सकते हैं। लेकिन जो दौर है, स्टेटस कॉन्शियस हम लोग हो गए हैं, रुपए की कहते हैं ना दौड़ में आगे बढ़ने के लिए जो चक्रों में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहीं भूल गए हैं, इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात हो रही थी जी, बिल्कुल खालिद भी हमारे साथ हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो जहनी दबाव की वजूहात क्या हैं? वैसे तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप, ये सबसे बड़ी मुझे रीज़न कहीं जाके आज के दौर में लगती है कि एक दूसरे से दूर हो गए हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, एक दूसरे की टेंशन को भी नहीं समझते। हम लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और इस वजह से दूसरों पर दबाव भी डाला जाता है, और इस वजह से दूसरे लोग जिन पे बेचारों पे दबाव होता है और उनका क्या हाल होता है, ये मैंने नोट किया है। डॉक्टर साहब, आपने भी शायद नोट किया हो कि जहनी दबाव में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं किसी की जॉब जो है उसको टेंशन दे रही है, डिप्रेस कर रही है, लेकिन जो माहौल है घर का वो अच्छा होना चाहिए। कभी बीवी भी कहते हैं दबाव में डालती है, ये किस हद तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर घर का जो माहौल है वो आपको कई दफ़ा जो है ना वो टेंस कर देता है, और
जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा काम आपसे डिमांड किया जाए कि ये भी करो, सफाई भी करो, और अगर कोई स्कूल टीचर है क्लास भी लें, ग्राउंड भी देखें और थोड़ा सा आर्ट्स भी देख लें, तो वो इस तरह ज़्यादा होता है। फिर जो आप डिमांडिंग, जैसे आप कह रही थी ना कि बीवियां जो है ना वो कई दफ़ा टेंस कर देती हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना डॉक्टर साहब, आप बताएं कि इस हद तक ये दुरुस्त है या नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर वो डिमांडिंग हैं, ज़्यादा डिमांड करती हैं, तो वो बेचारा शौहर कहाँ से पूरा करेगा। वो हालात एक जैसे नहीं रहते और उनका ख्याल ये होता है कि कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, कहीं बाजार में निकलें तो। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अभी हर रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ, एक बॉस का अपने एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और एम्प्लॉय को अपने बॉस को, ये दो चीज़ें, ये रिलेशनशिप की बात करती हूँ। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का भी है, माँ बाप भी है, ये सब लोग हमारे एक रिलेशन में हैं। अच्छा, तो सबको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बाद में हम जिसको डिमांड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं छुपाया हुआ है इसने कुछ ना कुछ, हमें बताया हुआ है, इसके पास बहुत कुछ होगा, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं ना, गलतफहमी का शिकार हो जाता है। वो जो बंदा होता है, वो बेचारा जो दिन रात कमा रहा होता है, उसको पता होता है कि वो अपने घर की जो गाड़ी है वो कैसे रन कर रहा है। आज के माशरे में सबसे ज़्यादा जो दबाव हो यही है, ख़र्चे ज़्यादा हैं और इनकम जो है आपकी वो आपकी लिमिटेड है, महदूद है। हाँ, बड़ी वजह ये है जो मैं समझता हूँ, बेहतर तो डॉक्टर साहब बताएंगे। हम लोग जो है ना, अब स्पेशली जो एंजाइटी की और डिप्रेशन की बात की जाती है, हम लोग अपने जो इस्लामी तरीक़ाकार से भी हट चुके हैं। हमारे घर में फीमेल्स ये तो कहती हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं, नो डाउट कर रही हैं, लेकिन वो ये सोचती हैं कि क्या घर में हमारी जो वालदा हैं उनके अलावा हमारी बहन, बेटी, हमारी बीवी, क्या वो घर में कुरान पाक खोल के पढ़ रही हैं, क्या वो नमाज़ पढ़ रही हैं? और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब भी इससे एग्री करेंगे कि ये बेहतर इलाज तो यही है। हम तो अपने इस्लाम से और दीन से बिल्कुल हट चुके हैं, अपनी दुनियावी कामों में तो लगे हुए हैं हम, लेकिन और सेकेंडली जब ये मसले मसाइल हो जाते हैं, हम दरबारों तक और दूर दूर तो चले जाते हैं, लेकिन हम अपने घर के बिल्कुल करीब जो मस्जिद होती है वहाँ तक नहीं जाते और अल्लाह ताला से राब्ता नहीं करते, और डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं। डॉक्टर्स जाहिर सी बात है वो दवाई दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक आप अपने लिए कर सकते हैं वो तो हम लोग नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मसाइल हैं, ये इसका जो है हल भी कुरान पाक के अंदर है, और अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तरीक़ाकार के ऊपर भी ले आएंगे तो उससे भी काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने अभी अर्ज़ की थी कि इक़दार जो हैं वो ज़ाहिर हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी इक़दार ही हैं, और इस्लामी इक़दार में सारी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, बड़ों का अदब करें, ध्यान, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, लालच ना करें, कनात करें, सारी चीज़ें इक़दार में थी जो नहीं रही हैं, सीधी सी बात है। और जहाँ तक ये रहा कि हम किसी के पास जाएं और कोई हमें इस्लाम समझाए, तो मेरा नहीं है, मेरा ख्याल है आजकल जो है ना वो इस्लाम धरनों में ज़्यादा है जी। और वैसे जो है ना वो बजाय इसके कि उस इस्लाम को अडॉप्ट किया जाए और उसको अपनाया जाए, अब लोग फिर नतीजा निकालने के लिए जब बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आ जाती है तो वो पीरों के पास जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, और बेशुमार लोगों का काम धंधा इसी वजह से चलता है कि जब लोग टेंशन में, डिप्रेशन में, और वो उनको समझ नहीं कल्चरल ऐसा है कि यहाँ पे कोई लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, बंद कर दिया गया, कारोबार नहीं चल रहा, पाबंदी लगा दी गई है, कुछ इस तरह का कल्चर डेवलप किया है कि बेशुमार जाहिल लोगों का काम, बेशुमार जाली पीरों, जाली पीरों का काम, जिनके इश्तहारात बाकायदा मैंने न सिर्फ पाकिस्तान के अखबारों में देखे, मैंने इन पीरों के एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने इंग्लैंड में प्राइवेट चैनल्स पे देखे हैं कि वो आते हैं। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को बड़ा मसला है मुसलमानों को कि लड़कियाँ जो है ना वो अंग्रेज़ों के साथ शादी कर लेती हैं, कहने में नहीं रहती, तो वहाँ पर भी ये कारोबार चल रहा है। तो यानी पढ़े लिखे जिसको हम कहा जाता है कि याफ्ता जो मुल्क है वहाँ भी ये चीज़ चल रही है, और ऐसे केस सामने भी आया, एक खातून अदालत में भी केस वहाँ बाहर लेकर गई कि मेरी सास मुझ पर जादू करती है, काले जादू करती है। तो वहाँ भी अक्सर आप उनकी मूवीज़ देख लें तो उनमें भी यही चीज़ दिखाई जा रही थी, जबकि हम लोग समझते हैं कि वो तालीम याफ्ता भी हैं और तरक्की याफ्ता भी हैं। तो ये सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में ही ऐसा नहीं होता। तो ये सोच क्यों डेवलप हो गई है? तो हमारे यहाँ तो मज़हब भी है, इस्लाम भी है,
चलो उनके यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। देखें ना, हाँ, अब अभी भी जो वो वाला बुजुर्गों में वो सोच रह गई है अभी भी कि जी हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना, पढ़ाना नहीं है, या 5 पढ़ा दिए 8 पढ़ा दिए बस जी हुन तुसी नहीं जाना स्कूल। तो ये वाला कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा, आप तालीम को आगे डेवलप नहीं करेंगे, उनको इल्म देंगे नहीं, तो वो जाहिर है फिर वो जो एक जहन में कॉन्सेप्ट बना होगा कि जी वो तावीज़ हो गए हैं और जादू हो गया है, टोना हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे, रोज़ी नहीं है, तो वो यानी कि वो यही चीज़ें चलती रहेंगी और हम जो है ना वो जो बेसिक चीज़ें उनको फॉलो ही नहीं करेंगे, तो फिर मसाइल बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने काफ़ी अरसे मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, नफ्सियात से, और नफ्सियाती बेशुमार हज़ारों नफ्सियाती मरीज़ देखे होंगे। काफ़ी सारी ख़वातीन भी आती हैं और उनके साथ वो लोग पढ़ा हुआ पानी भी लेके आते हैं। लेकिन अब यकीन करें कि मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी शख्स को जादू से मरते नहीं देखा, जादू से बीमार होते नहीं देखा। अगर वो ठीक हुई है खातून, वो दवाइयों से ही ठीक हुई है। बिल्कुल। यानी मेरा नहीं ख्याल कि किसी पे देखें शायद जादू होता हो, लेकिन किसी दौर में होता हो, अब नहीं है। ठीक है। और अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो भी सोच समझ के। ठीक है, इस पे तो कमला यार हो जाए, कमले हो गए ऐसे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इंस्पायरेशन जो है आपकी माशाल्लाह शफाउल्लाह खान रोकड़ी साहब मरहूम के साथ बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल उनको ट्रिब्यूट पेश भी करेंगे हम। उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत ज़्यादा काम किया और अपना स्टूडियो भी बनाया उन्होंने, और मैं कहती हूँ ज़िंदगी ने उनसे वफ़ा नहीं की। अभी तो उन्होंने कुछ ही अरसा हुआ था कहते हैं, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह उनका वैसे तो बहुत नाम बनाया, लेकिन कुछ कहते हैं ना कभी एक दौर आता है जब आप जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे होते हैं, और सराइकी वसेब में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम बनाया। तो उनके ही सॉन्ग आप यकीनन ज़्यादातर देखें। आज स्पेशली जो है मेरा प्रोग्राम भी यही था कि शफाउल्लाह खान रोकड़ी जो हैं इनकी एक बड़ी हिस्ट्री है, और आपको याद होगा कि काला जोड़ा पा सारी फरमाइश थे, अरमान तलक दे, अफसोस तलक दे, ये इन्होंने बड़े बड़े गाने गाए और हमारे इस खिते के जनूबी पंजाब के और हमारी सराइकियों की बहुत बड़ी आवाज़ थे। 9 मुहर्रम को उनका इंतकाल हो गया और हमारी जो कि अचानक बिल्कुल मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था जब मैंने और अपने पीक टाइम के ऊपर चल रही थी, बिल्कुल पीक टाइम के ऊपर, और बड़ा अच्छा उनके ऊपर एक अरूज आप कह सकते हैं। हाँ, और उनके बेटे ज़िशान रोकड़ी उनके साथ, बल्कि हम ज़िशान भाई और उनकी फैमिली जाहिर है एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, हम सब उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, सब्र दे। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे शफाउल्लाह खान रोकड़ी, मेरी इंस्पायरेशन भी उनके साथ है और मैं शुरू से यानी कि अपने बचपन से उनके गाने सुनता और एक जहन में एक, चूँकि मैं थोड़ा म्यूज़िक में थोड़ा लेट आया, लेकिन मैं उनको ही सुनता और फॉलो करता चला आ रहा था कि कितना अच्छा गाते हैं। और स्पेशली मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उनकी तरह जो है सराइकी को प्रमोट करूं। हमारी सराइकी माशाल्लाह बड़ी मीठी जुबान है और आजकल तो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और सराइकी ऐसे ऐसे आर्टिस्ट। और रोकड़ी साहब ने एक सराइकी में एक नया टच दिया। जब हम सुनते थे सराइकी सॉन्ग, और डॉक्टर साहब आपने भी सुने होंगे पुराने सराइकी सॉन्ग, अगर सुने तो हम कहते थे यार अपना म्यूजिक इतना रिच नहीं है, उर्दू में ज़्यादा वर्क हो रहा है, पंजाबी में ज़्यादा वर्क हो रहा है, सराइकी में क्यों नहीं वर्क हो रहा है यार, एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है, एक इलाके से ताल्लुक़ है। लेकिन शफाउल्लाह खान साहब ने इस पर ज़्यादा फोकस किया और नए अंदाज में जो टच दिया, तो इसकी वजह से दूसरे बहुत सारे और सिंगर उनको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए उभरे और उन्होंने उनकी तरह कोशिश की। जी बिल्कुल। लेकिन उनका अपना एक काम है, लेकिन उन्होंने स्टूडियो दिया, फोक स्टूडियो में इतने बेहतरीन गाने दिए, और आज आप अगर सिंध में चले इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया। अब कराची में जो है ना स्पेशली उर्दू सॉन्ग और गजलें सुनी जाती थी, अब आप चले जाए वहाँ पे सराइकी शफाउल्लाह को सुना जा रहा है, आपको हर गाड़ी में, हर बस में, हर रिक्शा में शफाउल्लाह खान रोकड़ी। बिल्कुल। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह आमीन। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे
नफ्सियाती दबाव की वजूहात तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे ऐसी रीज़न होगी जिस पर हमने बात भी नहीं की होगी मे बी। तो डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो लोग, जो मरीज़ इसका शिकार, मरीज़ ही कहूँगी, पेशेंट बन जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आजकल खुदकुशी की रेशो बढ़ रही है। लोग अपने आप को ख़त्म करने के साथ साथ अपने बच्चों को भी मार देते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ने ऐसा किया और नहर से छलांग लगा दी, कभी ट्रेन के आगे और कभी। तो ये चीज़ें ख़वातीन में मुझे लगता है ज़्यादा है या मर्द हज़रात में ज़्यादा बढ़ती जा रही है? कौन ज़्यादा नफ्सियाती दबाव का शिकार नज़र आता है? ख़वातीन नज़र आती है ना, रेशो ज़्यादा है। तो उनको सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कैसे लाया जा सकता है? इसके लिए क्या किया जा सकता है? कौन सी चीज़ हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, हर एक के लिए एक फार्मूला तो है नहीं। सबसे पहले तो जो नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला है उसको पिन पॉइंट करना चाहिए कि ये वजह है, मैं इसकी वजह से हूँ। ठीक है। और बेहतर ये है कि वो, अगर वो लिख पढ़ सकता है, वो इस तबके से है, तो वो एक डायरी लिखना शुरू कर दे कि सुबह से लेकर शाम तक मैं किस किस्म के इमोशंस में घिरा रहा, किस किस्म के ख्यालात में घिरा रहा, और फिर बाद में हम उसको कहेंगे कि किस तरीके से उनसे दूर रखा जा सकता है। अच्छा, फिर ये कि इसको, वो जो सिचुएशंस हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। अगर वो घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो खामखा उसके साथ उसको इरिटेट करते हैं, तो उनसे अवॉइड किया जा सकता है। अगर वो कोई टेंशन में आ जाता है, कोई किसी सड़क पे जाते हुए कि बहुत ज़्यादा रश है और वो हारन और ये और वो, तो उसे कोशिश करनी चाहिए उसको अवॉइड करे, कोई दूर से चक्कर लगा के किसी लंबे रास्ते से आ जाए। अच्छा, फिर ये है कि उस शख्स को जो है ना, जैसे कुछ वक्त भूलने के लिए कि आपको चाहिए कि कुछ अपने आप को वक्त दें, अपना कोई प्लेजर टाइम गुजारें, तो म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूज़िक थेरेपी, इसमें इंसान गुम हो के वक्ती तौर पे कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है। कुछ ये है कि कुछ लोग जो है ना, वो खाना, इसमें ये खाना कम कर देते हैं, भूख नहीं लगती, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम कुछ खा लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो उससे इरिटेशन पैदा होगी, झगड़ा और इस किस्म की जो है ना चिड़चिड़ापन ज़्यादा पैदा होता है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप खुद बड़ी आसानी से घर पे कर लेते हैं, जिसमें अगर आप नमाज सही तरीके से पढ़ें और बिल्कुल इस तरह पढ़ें कि जैसे आप खुदा के सामने खड़े हैं, या आप खुदा को देख रहे हैं या वो आपको देख रहा है, बिल्कुल मशगूल होकर, महबूत होकर, तो वो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। या आप रिलैक्सेशन के लिए कुछ छोटी सी जगह लेकर, तो वो अपने मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ने की कोशिश करें, तो ये आपको जो है ना वक्ती तौर पर जो है ना एंजाइटी को रिलीव करेगी। क्योंकि जब आप टेंस होते हैं तो पूरा एक मैकेनिज़्म है जिससे आपके पट्टे, जिसम सारा अकड़ जाता है और फिर वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दर्द करने लगते हैं। फिर अगर आप सांस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बड़े आराम से बैठकर किसी पुरसुकून जगह पर लाइट ऑफ करके या धीमी लाइट करके आराम से सांस अंदर लेते हैं और बहुत आराम से निकालते हैं, और वो 10 तक गिनते हैं, और ये कंटिन्यूसली ना प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ना वो कोशिश करते हैं, तो फिर आप अपने जज्बात पे काबू पाना सीख जाते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, और अगर ये कोई भी चीज़ इसमें से कारामद नहीं होती और आपको उस हद तक ले जाया गया है कि जहाँ पर आप के जहन पर मुस्तकिल जो है ना वो ख्यालात सवार रहते हैं और वो आप नहीं छुटकारा पा सकते, आपकी नींद हराम हो जाती है, आप सो नहीं सकते, फिर डेफिनेटली आपको किसी मुस्तनिद साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर इलाज करे। और हमारे यहाँ जो है ना बदकिस्मती से ये लोग जाते हैं और वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको एक दवाई होती है जिसको हम नींद की गोली, जिसको हम बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं या एल्प्राजोलाम कहते हैं। अब वो कहते हैं कि जी 6-7 दिन खा लेना, और वो बंदा मुस्तकिल खाई जाता है, वो आदी बन जाते हैं महीनों सालों। ये बिल्कुल भी इलाज नहीं है, ना ये देना चाहिए, और बड़ी सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि आप लिखेंगे 7 दिन और वो बंदा दोबारा आपके पास वो 500-1000 के लिए नहीं आएगा, वही खाता रहेगा, वो और प्रॉब्लमेटिक है। ये छोटी मोटी हम लोग कोशिश करते हैं कि इससे हम लोग ठीक हो सके, लेकिन बेसिकली ये एक माशरती बीमारी है, जब तक माशरा ठीक नहीं होगा तो ये नहीं ठीक होने वाली। और आप कहे ना कि मैं जितना अच्छा बन जाऊँ, ये अक्सर लोग कहते हैं हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम डॉक्टर हैं, हम जो है ना वो मरीजों को ठीक करते हैं, हम फिजिशियन हैं मरीजों के। इस तरह ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये इस माशरे के फिजिशियंस हैं, ये इसको ठीक करने के ज़िम्मेदार हैं, और जब तक ये ठीक नहीं करेंगे माशरा, ये मेरा नहीं ख्याल कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे
ये बराह रास्त मुलव्वस हैं इनको खराब करने में। खालिद से पूछते हैं, खालिद हुआ कोविड-19 की जब हम बात करते हैं गुजरा और अब भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, एक डर है, खौफ है, तो आप लोगों के काम जैसे ठप हो गया, अगर हम बात करते हैं म्यूजिक के कोई शो नहीं हो रहे, कोई इवेंट नहीं है, तो एंजाइटी डिप्रेशन में गए आप? देखें जाहिर सी बात है कि एंजाइटी देखें क्रिएट कहाँ से हो रही हैं चीज़ें, बिल्कुल बेसिक्स वहाँ पे जाना चाहिए। क्रिएट हो रही हैं आपकी अर्निंग सोर्स के ऊपर। अगर आपकी अर्निंग कम है डेफिनेटली घर का माहौल ख़राब होगा, आप अपने घर वालों के अखराजात पूरे नहीं करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, उसके साथ साथ घर पे भी प्रेशर आएगा, तो वो सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। तो ये है कि अगर अब जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो हाई क्लास लोग हैं, लेवल है, तो वो ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, आम सी हैं। जो लोअर क्लास मिडिल क्लास हैं वो पिसे हुए हैं बिल्कुल, और आजकल के आपको पता है हालात बड़े सख्त हैं, और अगर काम की सिचुएशन कम है, डेली वेजर जो हैं वो इसके अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी उनके अंदर मौजूद है, एक डर खौफ होता है जी अब मंथ एंड हो गया है, बिल आने वाला है, बिल पे करना है, क्या करेंगे, किस तरह ये अखराजात घर के, राशन ये लेना है, ये चीज़ें वो पिसे हुए हैं सारे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी हमें परेशान करती हैं, हमें तंग करती हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जिनमें विल पावर बहुत अच्छी होती है, जो इसको सब चीज़ को ओवरकम कर देते हैं, कहते हैं खैर है देखी जाएगी। तो ये डायलॉग ना ये सीख ले, मैं कहती हूँ ये मेरे ससुर अक्सर बोलते हैं और वो मज़े की नींद सोते हैं, और कितने सालों से मैं उनको ऐसे ही देखती आ रही हूँ। कोई बड़ा लड़ाई हो भी जाए ना तो खैर है देखी जाएगी, बस वो यही लफ्ज़ कहते हैं, उसके बाद खराटे ले रहे थे, मज़े से सो रहे थे। तो कुछ इस तरह की जो है थेरेपी लेना शुरू कर दें तो आप देखें हर चीज़ पे खैर है, देखी जाएगी, और वाकई वो चीज़ें भूल जाते हैं आप लोग, वो जहन में से निकल जाती है जब आप देखने पर कहते हैं। हर चीज़ पर अगर हम फोकस और पिन पॉइंट करेंगे, नहीं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, इसने कैसे कह दिया, फिर आप सुकून की ज़िंदगी जी नहीं सकते। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट्स करेंगे, जो देखने वाले उनको क्या मैसेज जाएगा आज के दिन? थैंक्स भी कहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तो क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि अपने मतलब जैसे भी हालात हैं, जो भी है, अगर वो इस तनाव को, मैंने कुछ तरकीबें बताई हैं, अगर वो कम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका ख्याल ये नहीं है कि सिर्फ वो आपको जहनी तौर पे मुस्तरब करके गुजर जाएगा, वो आपको हार्ट अटैक करेगा, आपके जिस्म में दर्द करेगा, आपको ब्लड प्रेशर हाई करेगा, आपको इवन ये है कि आपको जो है ना वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी ख़त्म करेगा, उससे बेशुमार बीमारियाँ हमला करेंगी, कब्ज़ करेगा, आपको पेचिश करेगा, मतलब कोई ऐसी बीमारी है नहीं जिस्मानी जिसको इज़्तिराब की वजह से जो पैदा होती है। तो कोशिश करें कि ये किसी न किसी तरीके से इसको ठीक कर लिया जाए, और जैसे आप कह रही थी कि बस जी देखिए इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह तवक्कुल करें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, ताकि कम अज़ कम आप मज़ीद बीमारियों से तो बच सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और सुकून की नींद सो सके। खालिद इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और आपसे लास्ट में यानी इस सेगमेंट के आखिर में गाना सुनेंगे, सांवल जो है ये मेरा सॉन्ग आपकी नज़र। जी ज़रूर। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और मौसम जी बिल्कुल ख़राब है और ये तो चलता ही रहेगा, तो मैं हर वक्त जो है माजत करती रहती हूँ तो मैं सोच रही हूँ यार ये मौसम के साथ ना कोई माजत नहीं, मौसम नहीं देखता कि आप क्या करते हैं, क्या आपका काम है, क्या आपने बोलना है, गला ख़राब हो जाता है। और ये आजकल जो हम ठंडे पानी पी रहे हैं और बाज नहीं आते। अच्छा कल यही हाल था रात के टाइम ना, तो मैं कह रही थी हस्बैंड को यार दर्द है मेरे गले को, तो कहते बस कोई दर्द नहीं है वो बता दो। कभी कहती मेरे सर में दर्द है। तो मौसम जब चेंज होता है तो वाकई कुछ इसी तरह से होता है, कभी सर में दर्द हो रहा है और कभी गला ख़राब हो रहा है तो कभी ज़ुकाम। तो बस इस सीज़न में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जब चेंज हो रहा होता है मौसम और इसमें वही रूटीन हमारी होती है, एसी भी चाहिए, ठंडा पानी भी चाहिए, और नॉर्मल माहौल में नहीं रहेंगे तो फिर बीमारियां ही साथ देंगी। बस डॉक्टर मेरे साथ नहीं है इस टाइम मेरे साथ जो है सोशल वर्कर हैं और मैं उनको वेलकम कहूँगी। हमारे साथ जो है शेख मुमताज़ साहब हैं, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं क्योंकि कल हमने
बिल्कुल इंटरनेशनल टीचर डे था और बाकायदा जो है मनाया भी हमने और अपने गेस्ट से भी बात की, और लेकिन कोई टीचर नहीं था हमारे साथ। वैसे तो मैं कहती हूँ हर बंदा एक दूसरे को सिखा रहा होता है, टीचर तो हर कोई है, मैं भी सिखा रही हूँ आपको, यकीनन कभी मैं भी आपकी टीचर हो सकती हूँ। तो हमारे साथ प्रोफेसर हैं जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं और हफीज़ुर रहमान सोया साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं अगले गेस्ट जो कि टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और ट्रेनर हैं। जी बिल्कुल, स्टूडेंट और टीचर के ट्रेनर हैं, हमारे साथ वकार तैयब हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। वकार वाकई हर कोई ना किसी को सिखा रहा है, ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनली अगर हम कहें कि मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन है, तो मैं भी सिखा रही हो सकता है कोई बात है मेरी भी किसी को अच्छी लगती है, हो सकता है ये मेरे अपने उसमें है, और कभी हो सकता है कि जो मेरे गेस्ट आते हैं वो भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? हज़रत शमसुद्दीन तब्रेज़ साहब इस बारे में फरमाते थे कि इंसान हर वक्त दो महाज पर होता है, सीखने और सिखाने के महाज। बिल्कुल, नो डाउट। अगर आपने मुझे टीचर्स ट्रेनर का लक़ब यहाँ पे दिया, लेकिन मैं खुद स्टूडेंट भी हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं और हम किसी ना किसी को सिखा भी रहे हैं। तो इकबाल इस बारे में कहते थे, जहाँ में दानिश और बीनिश की है किस दर्जा आरजानी, कोई शय छुप नहीं सकती कि आलम है नूरानी। आप स्टूडियो की लाइट्स बंद कर दें, हमें कुछ नजर नहीं आएगा। इस कायनात के अंदर जो ये लाइट है, रोशनी है, वो इल्म है। और किसी ने कहा था कि हम वी आर एट एपिडेमिक डिस्टेंस फ्रॉम गॉड, हम खुदा से सिर्फ इल्म के फासले पे हैं, हम इल्म हासिल करते जाते हैं, हम उसके नज़दीक तरीन होते जाते हैं। तो ये सीखने और सिखाने का अमल जो है ये बड़ा एक खूबसूरत अमल भी है, और ये इस बात की निशानी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जो लोग नहीं सीखते किसी से, तो वो वहीं जो है मैं कहती हूँ ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और उनके जहन उतने ही रह जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी जो है सोचने की कैपेसिटी है वो रुक जाती है। वो अपने लेवल पे जब हम कहते हैं कि कुछ लोग तंग नज़र हो गए हैं, फलां हो गए हैं कुछ मामलों में, तो कुछ मामलों में तंग नज़र होना पड़ता भी है। जब रवायत की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि यार इसमें हमारा कल्चर, लेकिन अपने रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर रवायात भी नहीं होती। ऐसे ही है, लेकिन ये देखिए ना कि रिवायात हैं या जितने रिश्ते बनाए गए हैं वो इंसान की आसानी के लिए बनाए गए हैं। अब किसी रिवायत किसी जमाने के हिसाब से सही थी, अगर हाँ वो तो दीन है, तो दीन तो हर जमाने के हिसाब से है, लेकिन जो रिवायात कल्चर बनाए गए हैं जाहिर सी बात है वो उस जमाने के हिसाब से थे। फिर इलाकों का फर्क होता है। अभी मैं 3-4 दिन पहले शुमाली इलाकों से होकर आया हूँ, वहाँ के इलाकों का कल्चर उसके हिसाब से होगा। वहाँ पे हमने छोटी छोटी बच्चियाँ देखी, हम पहाड़ की चोटी पर बैठे थे और वो स्कूल से आ रही हैं और वहाँ से वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर चोटी के ऊपर पहुँच गई। वो हमारे पास से गुजरी तो हमने पूछा आप रोज़ वहाँ से पहाड़ से उतर के और ऐसे स्कूल जाती? कहती हाँ जी। हमने कहा आप थकते नहीं हो? ये वो कहे हमें आदत है, यहाँ पे हम पैदल नहीं चल सकते। यानी हर इलाके की रिवायात, हर इलाके की आदत वो मुख्तलिफ होती हैं। बाकी जो ब्रेन की आपने बात की, तो जिस तरह हमारे मसल्स हैं, हमें नज़र आ रहा होता है, हम कहते हैं आप बड़ी कमज़ोर हो गए हैं या जिस्म बड़ा यानी ताकतवर हो गया, मोटे हो गए हैं सारा, इसी तरह ब्रेन इज़ अ मसल, उसको भी हमें एक्सरसाइज करवाते रहना चाहिए ताकि वो ग्रो करता रहे। बिल्कुल। हफीज़ साहब आपसे बात करते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं आज का जो लोग फेस कर रहे हैं। कोविड-19 जो है ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हो गया और स्कूल जो है ओपन कर लिए गए दोबारा, और सबसे बड़ा मसला जो है वो फ़ी पे करने का है। अब ये जो फीसों के रोले हैं ना वो कुछ ज़्यादा बढ़ गए, लोग एक स्कूल को छोड़ रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट तक कहा गया। बहुत सारे जो स्कूल हैं जो ब्रांड जिनके एक नाम है, तो और उनकी जो फीसें हैं वो भी आपको पता है कि आसमानों को छू रही हैं। तो अब 6-6 महीने की जो फीसें इकट्ठी डिमांड की जा रही हैं, या तो 20% लेस था आपने कम देना है, या आपने पूरी देनी है, वो भी 6 मंथ की देनी है। ये कितनी बड़ी फटीक है मुझे बताएं। हाँ ये तो है मैडम जी, हालांकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 20% कंसेशन करने का, लेकिन जैसे स्कूल खुले हैं तो उनका है कि हमने ऑनलाइन पढ़ाया है बच्चों को, तो कोई कंसेशन कोई कंसेशन नहीं है। हमारे अखराजात हैं, बिल्डिंगें किराए की हैं, असाज़ा हैं, लेकिन उन्हें करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। अदरवाइज तो फिर जैसे कह रहे हैं कि बच्चे एक स्कूल को छोड़ के फिर दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक स्कूल का सिलेबस अपना कितना कुछ पढ़ाया था, आप दूसरे सिलेबस में स्कूल में जाएंगे तो फिर और तरह से उन्हें शुरू से बंदे को शुरू करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट होते हुए बच्चों को लगेगा। तो हमें हमारे असातिज़ा को चाहिए, असल में कुछ स्कूल जैसे सर बता रहे थे काफ़ी सारे यानी 20-25% स्कूल ख़त्म हो गए हैं जो कॉलोनियों में थे, ये छोटे लेवल के थे, ज़ाहिर उनके किराए थे वो तो पे नहीं कर सके।
तो इस वजह से अब जो बड़े स्कूल बचे हैं बकाया, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो कुछ वो कहते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ के किसी स्कूल की 2000 फीस थी फ़र्ज़ की, तो उन्होंने किसी आदमी को उन्होंने 1500 की हुई थी, तो वो कहते हैं अब हम 1500 में से कैसे रियायत करें आपको। ठीक है, कुछ ये अलमी भी हैं। हाँ। तो कहते हैं हमने 20% क्या, हमने उससे भी ज़्यादा आपको पहले से रियायत की हुई, अब हम क्या करें आपको। इसी तरह किसी की 4000 फीस है, 5000 फीस, बहरहाल ये है कि किस्तें कर दी जाएँ इंस्टॉलमेंट पे, तो ये मिलजुल के हल है, ये सोल्यूशन है। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्कूल इस सोल्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। करना है करें, नहीं तो आप जा सकते हैं गवर्नमेंट की जिठाई से, बल्कि स्कूल जो है ये चीज चल रही है आजकल। जी जी, ऐसे गवर्नमेंट की सख्ती नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे हमारे अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन की, वो चेक करें स्कूलों में जो लोगों के मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उन्हें दूर किया जाए। लेकिन मनमानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब जहाँ मनमानी होगी तो फिर वहाँ अपने उनके कानून कवानीन है, फिर वहाँ आवाम तो पिसेगी, बच्चों का तो मुस्तकबिल दाव पे लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ हम बिजनेसमैन जो है एक सोच रख रहे हैं कि हमने जो स्कूल बनाए हैं बिजनेस के लिए बनाए हैं, तो यहाँ हमने तालीम के हवाले से तो नहीं है ना कि बच्चों को पढ़ाना है, या एक सदका जिसको कहा जाता है, खिदमत खल्क या जारिया, जो इस तरह का कोई जहन में कंसेप्ट नहीं है। तो जब तालीम जो है आपको पैसों में आप उसको तोलते हैं, तो फिर उसका म्यार कहाँ होगा? वैसे अब म्यार कहाँ जाएगा? वकार ये जरा इस पर बात की जाए। म्यार तो इसी वक्त गिर गया ना जब आपने तालीम को कारोबार बना लिया। आपने अगर तजवीज़ ये है कि जिस तरह दिफा सेंट्रल होता है, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इक्तिसादियात फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होती है कि सूबों को नहीं दी जा सकती, इस तरह तालीम भी एक सेंट्रल निज़ाम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि बाहर से दुश्मन हमला कर रहा है, तो अंदर का दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है। नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर हमारी तरबियत सही नहीं हो रही, और तरबियत के साथ ही तमाम शोबे जुड़े हुए हैं, जिसमें आपकी इकॉनमी भी है, आपकी इंडस्ट्री भी है, आपका कल्चर भी है, आपका तमाम पूरी दुनिया में इमेज है, टूर ट्रैवलिज्म, सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारी बेहतर तालीम होगी, तरबियत होगी, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये समझते हैं ये मसला जो है सिर्फ इन्हीं के साथ है कि स्कूल बंद थे और अब खुल गए हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स के किराए देने हैं, फिर हमें बहुत सारे मसाइल। कभी ये भी सोचा है कि जो पेरेंट्स हैं घर बैठे रहे, वो घर बैठे रहे हैं, क्या दरख्तों पे जो है वो पैसे, वो कहते हैं पेड़ पे उगते हैं, तो शायद काश ये उग जाते तो घरों में हर प्लांट से हमें पैसे मिल जाते, तो ऐसा नहीं होता। तो आप सोचें कि जब उनके बिजनेस ठप थे और अब उनके बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, तो उनके लिए अगर किसी के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और इतने फी हैं, पता है 1.5 लाख रुपए बाज बच्चों की, जो ब्रांडेड में बार बार स्कूल कह रहे हैं वहाँ बनी है फीसें। तो आप अगर इंस्टॉलमेंट बना लें तो इससे दूसरों का भी फायदा हो जाएगा, और आपके जो पैसे नहीं मिल रहे, तो बाज तो इतने डिठाई के साथ स्कूल कह रहे हैं कि जाना है तो आप जाएं, छोड़ सकते हैं, ऐसे हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हाल है, ये तो सिचुएशन है, तो कहाँ जाएं? अच्छा, इस पर बात भी करते हैं। शेख मुमताज़ भी हमारे साथ हैं, सोशल वर्कर हैं और ये वर्क कर रहे हैं। और आजकल जो जब हमने इस प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया था तो उन्होंने कहा था आयशा, सबसे जो आजकल कॉमन मसला है वो है जब ओल्ड एज में हमारे बुज़ुर्ग आते हैं तो उनको पूछा नहीं जाता। अक्सर माएँ जो हैं अगर वो बेचारी सिंगल रह जाती हैं, हस्बैंड की पहले डेथ हो जाती है, अब्बा हो तो फिर कोई रोब रह जाता है बच्चों पर। बाज़ टाइम तो बुज़ुर्ग भी हमारे रुल रहे होते हैं जब बीवी नहीं होती, और उनको घरों से निकाल दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेहरबानी सबसे पहले आपकी, तो आपने इस इशू पे बात की है। देखें, आप जिस सड़क पे चले जाएं, किसी दरबार के बाहर चले जाएं, किले पे चले जाएं, वहाँ ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जो अपने घरों में रहना चाहती हैं, लेकिन उनको रखने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ऐसी ख़वातीन से भी मिला हूँ, ऐसे बुज़ुर्ग अफराद से भी मिला हूँ। एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरी 4.5 मुरब्बे अराज़ी थी, तो जब मैंने अपने बेटों के नाम कर दी, बच्चों के नाम कर दी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं यहाँ फुटपाथ पे हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह कहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये पूरा चैप्टर है। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि आप अपने वालिदैन की इताअत करें और उनके आगे उफ़ भी न करें। मकसद है कि अगर वो कोई ऐसी बात भी कर दें, मकसद है कि उम्र के लिहाज से या कोई ऐसी बात कर दें, तो आपके ऊपर वो नहीं है कि आप उनके आगे उफ़ करें, बल्कि अल्लाह ताला के आगे दुआ करें कि अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में मेरी परवरिश की है, मुझे भी तौफीक अता फरमा, मैं भी इनकी इसी तरह खिदमत करूँ। देखिए,
जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है वहाँ वालिदैन का भी हुक्म दिया है उनके। और सबसे बड़ी बात यह है आयशा साहबा कि इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं अल्लाह ताला ने पैदा की कि वालिदैन ऐसे हों तो इस तरह खिदमत करनी है, ऐसे हों तो इस तरह खिदमत करनी है, मुसलमान हो चाहे वालिदैन किसी भी मज़हब से हों, किसी भी अकीदे से हों, किसी भी कैटेगरी में हो, इबादत करते हो ना करते हो, लेकिन बच्चों का फ़र्ज है उनकी इताअत करना, उनका हुक्म मानना, उनकी खिदमत करना, और इसी में ही कामयाबी है। और ये कल आपने बात की, आज भी टीचर डे के हवाले से, कल भी टीचर डे के ऊपर प्रोग्राम किया आपने, तो देखें सबसे बड़े टीचर तो वालिदैन होते हैं जो बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाते हैं, तालीमी इदारों में उन्हें दाखिल कराते हैं। अभी आपने फ़ीसों की बात की, देखो ये वालिदैन ही है जो अपने आप को अपनी मकसद है कि पेट काट के और इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके पता नहीं कहाँ से वो ले के पैसे उनकी बच्चों की फीसें अदा करते हैं। और इतने जैसे आपने कहा ब्रांडेड स्कूल, मैं तो इनको कहूँगा ये तो उन्होंने एक बहुत बड़ा माफिया है। ये अभी प्रोफेसर साहब ने बात की, एजुकेशन ऑफिसर इनके ऊपर वो कुछ नहीं करते, वो बेचारे बेबस हैं। अब एक्स वजीर खारजा हो पाकिस्तान का, उसका बहुत बड़ा ब्रांड हो, तो अब एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है? वो तो बेचारा उसके आगे ऐसे है जैसे एक ऑफिसर के आगे क्लर्क है। तो इसी तरह ये बहुत बड़ा माफिया है पाकिस्तान के अंदर, जो हुकूमतों में होता है, सियासत में होता है, ब्यूरोक्रेट्स में होता है। इन्होंने यरगुमाल बना लिया है और वालिदैन की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। जाहिर बात है, अब वो बच्चे जैसे इन्होंने कहा कि सिलेबस तब्दील हो जाता है, दूसरे स्कूल में जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए भी, वालिदैन के लिए भी। तो लेकिन इन्होंने ये देखें, हुकूमत ने कहा कि 20% आप कम करें, और यहाँ तक भी कहा है कि अगर जब तक कोरोना चल रहा है तो आप 20% कम लें फीस, मगर कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि हम इस पे अमल दरामद करते हैं। अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये अलमिया बहुत बड़ा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। वो कह रहे जी दिखाओ जी, हमें नोटिफिकेशन दिखाओ, कहाँ लिखा है, कहाँ ऑर्डर है, कहाँ चीज़ है। तो बातें करते हैं, तजलील करते हैं वालिदैन की। जहाँ वालिदैन जब जाते हैं ये बात करते हैं, वो तो तजलील करते हैं उनकी, उनसे पैसे भी लेते हैं और उनकी तजलील भी करते हैं, और कहते हैं जाओ, जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं जाओ ले जाओ, जहाँ दूसरे स्कूल में डाल दो, जहाँ मर्जी करो। ये इजारादारी है। इस इजारादारी के खिलाफ देखें, मेरी बात सुने, दुनिया के अंदर जब तक हम बहसियत कौम अपने आप को जगाएंगे नहीं, अपने अंदर ये शऊर नहीं पैदा करेंगे मेरा इस्तेसाल हो रहा है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँ। अगर एक स्कूल के बाहर वालिदैन एहतजाज करें, क्यों ना उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सोशल बाइकाट तो होगा ना उस स्कूल के खिलाफ। इसी तरह वालिदैन को भी चाहिए। नहीं है पेरेंट्स, यहाँ बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे हम एहतजाज करते हैं, जब फी का आता है मामला तो नहीं यार बच्चा हमारा, फिर टीचर की वो कहते हैं ना ताप का निशाना बन जाएगा। शिकायत बच्चा करता है तो बहुत पेरेंट्स तो बात भी नहीं कर रहे होते, या नहीं करते। अगर हम करेंगे, कुछ हैं जो अच्छी फीस पे करते हैं स्कूलों में, तो वहाँ जाके तो शिकायत की जाती है और वहाँ तो रिएक्शन भी नज़र आता है कि टीचर ने क्यों ऐसा बिहेव किया। लेकिन बात जो स्कूल हैं जो छोटे गली महलों में हैं, वहाँ अगर आप जाकर कहीं शिकायत कर दें या गवर्नमेंट स्कूल में आप शिकायत कर दें, तो फिर आपका बच्चा जो ताप का निशाना बनता है, वकार ये आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और उसके अंदर दिखाया गया था कि इसी तरह बहुत महंगा स्कूल है, उसके खिलाफ एक पेरेंट्स होते हैं, वो कार्रवाई करना चाहते हैं, तो कहते हैं कैसे कार्रवाई करेंगे आप? आपका हर वजीर, हर ब्यूरोक्रेट, हर पुलिस ऑफिसर का बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, तो किस तरह कार्रवाई आप कर सकते हैं? यही बात है, सर ने भी जिस तरह बात की, ये एक बहुत बड़ा माफिया है और आप उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाहेंगे तो ये ऊपर से हो सकती है, नीचे से नहीं हो सकती। दूसरी बात वही कि एक जो मिनॉरिटी है, मतलब वालिदैन की कुछ करना भी चाहती है तो उसको दबा दिया जाता है उनकी आवाज़ को। और साथ ही सर की एक सिर्फ जुमले को इंडोर्स करूंगा, जो वालिदैन की अभी बात हो रही थी, सूरत यासीन में लिखा हुआ है, जब हम किसी को बड़ी उम्र अता करते हैं, लंबी उम्र अता करते हैं, तो उसको पैदाइशी हालत की तरफ वापस लौटा देते हैं। इसका मतलब वो बुजुर्ग जो हैं उनकी जहनीत भी बच्चों वाली हो जाती है और नफ्सियात यही है। वो कहते हैं अब्बा जी तो अनु नहीं पता, मतलब ये तो पागल हो गए हैं, रोटी नहीं खाते, ये बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो क्या बच्चे भी तो शुरू में ऐसे ही करते हैं ना, मतलब खाना उनको खिलाना पड़ता है, उनको लेके चलना पड़ता है, तो क्या हम उनको घर से निकाल देते हैं? बिल्कुल 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 सही कहते हैं। तालीम जो एजुकेशन है ना, वो सियासत की नज़र आ गई है। अब एक उस्ताद को उसका मकाम ही नहीं मिलता। मैं आपको क्या बताऊं कि डीजी खान में एक स्कूल, उसका क्या नाम लूं, तो उस हेडमास्टर ने वो पीएन को कहा कि अपने काम में दिलचस्पी रखो,
तो पीएन ने थप्पड़ मार दिया हेडमास्टर को। अच्छा। और रिजल्ट ये हुआ कि हेडमास्टर का ही तबादला हो गया, यानी उसकी एमपी एमएनए से इतना गठजोड़ था। जब मैडम जी ये मामलात होंगे तो फिर तालीम का तो जनाजा ही निकलेगा। जब एक सरबराह अपने जूनियर को बात ही नहीं कर सकता, समझा ही नहीं सकता, उसको काम के लिए आमादा ही नहीं कर सकता, तो उनकी मनमानी चल रही है। तो उसमें दरमियान में बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट है, फिर वो पिसते हैं, फिर उनकी तालीम ज़ाया होती है, उन पे असर ज़ाहिर है। जब उसकी चपकलिश हुई है तो बच्चे भी तो देख रहे हैं। ठीक। अच्छा, कल जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर टीचर डे मनाया गया और इसका जो मकसद है वो टीचर, यकीनन हम अपने टीचर को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस मैं कहती हूँ जगह पर हैं, इस काबिल हुए हैं कि हम बात भी कर रहे हैं। तो टीचर्स के अपने मसाइल हैं जी, जिन पर शायद ये दिन मनाने का मकसद ये भी है कि इस प्रोफेशन को, इस कैरियर को भी आगे लेकर बढ़ना है और किस तरह बढ़ना है, क्योंकि बाय चॉइस तो कोई आता नहीं है। और बाय चॉइस तो किसी ने कभी चूज ही नहीं किया कि मैं टीचर बनूंगा। आप देख लें, आप एक क्लासरूम में पूछ लें तो आप टीचर हैं, आप जानते हैं क्या कहेंगे, मैं पायलट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, और ये सारी चीजें बाय चॉइस। कभी देखा है आपने, कभी कहा हो बच्चों ने सारे क्लास में मैं टीचर बनूंगा? मैडम ये जो टीचर की असल में ज़हरी हालत ये जो है, खास तौर पर जो मुतवस्सित तबके से हैं टीचर, जो गवर्नमेंट, वो थोड़े गरीब होते हैं और बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं कि अगर हम टीचर बने तो फिर हमारा हाल ये होगा। सीधी सी बात है ना। तो ये मामला जो है, अब टीचर का इत्तिसाल है, उसका फीमेल टीचर हैं, दूर दूर उनके तबादले किए हुए हैं, और फिर क्लरिकल स्टाफ उनको यारमाल बनाता है, उनकी सुनता कोई नहीं है। इस तरह के मामला आते हैं। बेचारी सुबह सुबह निकलती हैं 4 बजे 5 बजे, वहाँ जाके 8 बजे पहुँचे, गैर हाजिरी, हाफ डे लिख दिया। इस तरह के मसाइल हैं ज्यादा। फिर वो क्या, उन्हें आने और जाने की टेंशन खाई जा रही होती है कि मुझे वापसी की वैगन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी। तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो फीमेल टीचर हैं या बुजुर्ग टीचर हैं, उनका करीब करीब उनके तबादले हों ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें, दूर तबादले न किए। तो मसले कब से हैं और इस पे किसी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया कि यार जो फीमेल है, एक खातून है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उस औरत के लिए कितना मुश्किल होता है अपने घर को, बच्चों को, हर चीज़ को छोड़कर किसी दूसरे उसमें जाना और वैगन पकड़ना, बस पकड़ना, और फिर कितना दूर तो आप अपनी कहाँ कितना पेट्रोल लग जाता है, कौन अपनी गाड़ी जाती अफोर्ड करता है इन मामलों में। इतनी तो सैलरी नहीं होती जितना कि वो ख़वातीन बेचारी जाती है, रोज़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं, इस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? इस पे बात करनी चाहिए कि ख़वातीन को वहाँ ही तैनात किया जाए जो उसके या इलाका बहुत करीब पड़ता हो या उसके घर के करीब होना चाहिए। तो इस पे असल में बात पता क्या है, ये एक सियासी बुनियादों पे तबादले होते हैं, तैनातियाँ होती हैं, और वो लोग जो मकसद है कि बासर लोग होते हैं, किसी का MPA से ताल्लुक़, किसी का मिनिस्टर से ताल्लुक़, MNA से ताल्लुक़, या किसी का एजुकेशन ऑफिसर से ताल्लुक़, वो तो अपने तबादले करीब करा लेते हैं। अच्छा, एक और भी अलमिया ये है पाकिस्तान के अंदर, अब एजुकेशन का महकमा है, फीमेल टीचर है, उनका सरबरा मेल होगा, ये कितना बड़ा जुल्म है। उसको फीलिंग ही नहीं होती कि एक खातून है, एक बच्ची है, वो बेचारी यहाँ से मुल्तान तक जाती है, शोजाबाद जाके पढ़ाती है, 1.5-2 घंटे का सफर करते हैं। जैसे सर फरमा रहे हैं ना कि वो तबादले करा लेते हैं, अब जो तबादले करा लेते हैं वो पढ़ाते भी नहीं है, पढ़ाने वाले पिसे हुए हैं। सर की बात है कि वो जो सिफारिशी लोग हैं वो उन्हें पढ़ाना नहीं आता, वो सिफारिश पे आए थे और सिफारिश भी अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, सर्विस पूरी कर लेते हैं। तो पढ़ाने वाले लोग हैं ना, उनकी कोई नहीं सुनता, तो ज़ाहिर है फिर तरक्की कैसी होगी। तो एक माशरे की तरक्की का दारोमदार एक उस्ताद पे है, ये देखें। अब ये एक अलमिया ये भी देखें ना, चलो वो तो एक टीचर है, चलो एक माकूल तनख्वाह है, वो किसी न किसी तरह का वो अपने आप को सेटल कर लेती हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन टीचर्स की हैं जो किसी ने FA किया होता है, किसी ने मैट्रिक किया होता है, किसी ने MA किया होता है, किसी ने BA, वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल में पढ़ा रही हैं, वो प्राइवेट छोटे छोटे स्कूल में पढ़ा रही हैं। आज भी उनकी तनख्वाहें 2000 से ऊपर नहीं है। अच्छा, अब वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वाले वो लोग जो कुछ साल पहले साइकिल पर थे या मोटरसाइकिल पर थे, आज उनके पास पराडो हैं, लैंड क्रूजर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली उन्होंने, लेकिन वो बदतरीन टीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर उनके अंदर ये देखें, मुल्तान के अंदर आज तक किसी एजुकेशन ऑफिसर ने चेक नहीं किया कि जो बच्चे दाखिल हुए हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में वो 650 से 1250 तक ले रहे हैं। मकसद है कि 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ऐसे 10 तक। अच्छा,
वो किसी ने उनको चेक नहीं किया कि जनाब ये तादाद, जब ये दाखिले की तादाद थी उस वक्त तकरीबन 100 थी, अब ये बच्चे कितने आ रहे हैं? वो 50% रह जाते हैं बच्चे, लेकिन वो एजुकेशन अफसरान से मिली भगत से वो पूरे पैसे ले रहे होते हैं। ठीक ठीक, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और वक़ार हमारे साथ हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हैं और कुछ कंप्यूटर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो है दौर चल गया है सोशल मीडिया का और कंप्यूटर की जो अहमियत है मज़ीद बढ़ गई है। तो वक़ार से जानते हैं कि स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर जो है स्किल्स सीखना कितना ज़रूरी है, आप क्या कहेंगे? तो इस हवाले से भी बात यह है कि स्टार्ट में तो क्लास में वो एक वो क्या कंप्यूटर विंडो खोलना ये कुछ सिखाया जा रहा होता है, हाँ सिंपल। तो जाके आगे आपने डिसाइड करना होता है इंटरमीडिएट में कि क्या आपने कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है या नहीं जाना। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना ज़रूरी है और पहले स्टार्ट में क्यों इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता? इसमें देखें, इस वक्त दुनिया जो है, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि कोई भी कल्चर था, कोई रिवायत है, तो वो इंसानों की बेहतरी के लिए या आसानी के लिए बनी है। तो इस वक्त जितनी जिद्दत आ चुकी है हमारी दुनिया में, तौर तरीकों में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, उसके अंदर एक तरीका कार फरमा हो रहा है और वो है ऑटोमाइजेशन का। कि मैं किसी तरह यहाँ पे मेरे हाथ में एक बटन आ जाए कि मैं यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये आ चुका है। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देख लें, जो मतलब हमारे मुल्तान में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, अगर आप उनमें से किसी एक को भी विजिट कर लें तो उनके जितने प्लांट हैं वो एक शख्स बैठ के कंट्रोल कर रहा है और उस शख्स की भी अगले 2-3 साल में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सब चीज़ें जो है ना इवॉल्व हो रही हैं आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। और एक दुनिया की बहुत फेमस कोच हैं, उन्होंने कहा था द क्रिटिकल स्किल ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी विल नॉट हाउ यू एक्सेस द नॉलेज बट हाउ यू एक्सेस द नॉलेज ऑफ अदर्स। कि आप किस तरह से बैठ के एक जगह पे बैठ के आप सबको कंट्रोल कर रहे होंगे। तो वो उसी सूरत में है। कंप्यूटर जो है हमारे दिमाग की तरह ही है। हमारा दिमाग जो है वो जिस्म के तमाम हिस्सों के साथ कनेक्टेड होता है और बैक वक्त उनको चला रहा होता है। इसी तरह जो आपकी आईटी की दुनिया है वो पूरी दुनिया से इस वक्त यानी कनेक्टेड है हम। उसमें इंडस्ट्री आपकी है, उसमें आपकी एजुकेशन है। अब ये कोविड-19 के दौरान जिस तरह कहा हमने, मेरे जितने बैचेस थे वो ऑनलाइन चलते रहे, और बल्कि कहना चाहिए कि लोगों का रोज़गार का नुकसान हुआ, हमारा रोज़गार बढ़ गया, क्योंकि अब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि हमें इस तरफ आने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को अगर बेसिक लेवल से आप सिखाना शुरू करें, मैं जिस इदारे का इस वक्त उसमें मुलाजिम हूँ समझ लें, उस अरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हमारा वहाँ पे हेडक्वार्टर है पंजाब आईटी बोर्ड का। तो अरफा करीम कौन थी जिसने 9 साल की उम्र में आईटी सर्टिफाइड हुई थी। इसी तरह एक और बच्चा है हुजैर है, वो 7 साल की उम्र में हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे कि ये पूरी दुनिया में आपका नाम भी बना रहे हैं और दुनिया को वो चीज़ें दे रहे हैं जिनकी उन्हें इस वक्त ज़रूरत है। तो क्यों ना एक ऐसी नस्ल पैदा की जाए, एक ऐसी खेप पैदा की जाए जो कि कंप्यूटर को ज़्यादा बेहतर समझ के उनकी लैंग्वेजेस को, ऑगमेंटेड रियलिटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और दुनिया को बेहतर इजादात दे दे। क्योंकि हमने अब तक किया क्या है, एजुकेशन की जिस तरह बात हो रही है, तो पिछले दिनों जब सारे रिजल्ट्स आए हैं तो 11 में से 1099 नंबर लेने वाले बच्चे, और हमारे दौर से ही मतलब मैं पिछले कुछ 10 साल से देख ही रहा हूँ कि बच्चे ले रहे हैं 1050 नंबर ले रहे हैं, 1090 नंबर ले रहे हैं। 5-10 नंबर भी बहुत मुश्किल से करते हैं, पूरे नंबर ले रहे हैं। तो वही बात, हमारे पास ना इंजीनियरिंग में कोई इन्वेंशन है, ना मेडिकल में हमारे पास अपनी कोई दवाई नहीं है। हमारे इवन बिजनेस के लॉज जो हैं वो सारे यूरोप के पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि कुरान हमारे पास मुकम्मल वो ज़ाब्ता तिजारत भी है। तो अर्ज सिर्फ यही है कि बच्चों को सिखाना शुरू करें जो आज की जदीद स्किल्स हैं। उसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है कि मैं खतात भी हूँ, तो अब इस वक्त मेरे लिखने का यहाँ पे क्या काम है, मैंने शायद पिछले 2 साल के अंदर हाथ से नहीं लिखा। हम टाइप कर रहे हैं मोबाइल पे, कंप्यूटर के ऊपर और टाइप कर रहे हैं। तो जो जदीद स्किल्स हैं उनकी तरफ बराए करम लेकर आए। ठीक है, तजर्बा गाह नहीं है, आप ये समझते हैं, सीख तो लिया है, प्रैक्टिकल जाके हम कहाँ करेंगे, लेबॉर्ट्रीज नहीं है। यहाँ जो चीज़ कमी नज़र आती है तो इन चीज़ों की कमी है। आपने पढ़ा है तो वो पढ़ के रट्टा लगा के आपने छाप दिया है। तो आप देख लें जब MCAT होते हैं, दूसरे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें जाके बच्चे आपके कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं। वो बच्चे जिन्होंने 1100 में से 1095 नंबर लिए होते हैं, बल्कि पूरे भी नंबर होते हैं, कभी कभी 2 नंबर कम होते हैं, 98 नंबर,
वो बच्चे एमकेट में जाकर रह जाते हैं, ये हाल है। बड़े मजे की बात है, इस बात से थोड़ा सा इस तरह इख्तलाफ करूंगा कि हमने पूरे मुआशरे को ही तजर्बागाह बनाया हुआ है। हमारे बच्चे जो हैं जब निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो हमें पढ़ाया गया था वो तो यहाँ पे है ही नहीं, और पूरी जिंदगी उनकी तजर्बा करते करते निकल जाती है। जब मरने वाले हम होते हैं तब हमें अकल आती है कि ये तो हमने करना ही नहीं था, तब जाके समझ आती है। जबकि बाकी दुनिया में क्या होता है, आपकी यूनिवर्सिटियां, आपके तालीमी इदारे तजर्बागाह हैं। आप पूरी दुनिया में देख लें, जितनी बड़ी इन्वेंशंस हो रही हैं उनके साथ आपको यूनिवर्सिटी का नाम नजर आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया, MIT ने ये कर दिया, ऑक्सफोर्ड ने ये कर दिया। तजर्बे वहां हो रहे होते हैं, उनको मुआशरे में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे साथ उल्टा है, हम पढ़ा रहे हैं, हम थ्योरेटिकल लेवल पर हैं एजुकेशन की सतह में, और हम मुआशरे को ही हमने तजर्बागाह बनाया हुआ है। शायद मरने के बाद फिर हम उसको कहीं पे अपनी जिंदगियों को, मतलब हम समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगियां वहां पे बेहतर होंगी, यकीनन वो तो अमाल के ऊपर हैं, लेकिन हमने क्या अपने लिए कर रहे हैं। कुरान करीम में मफहूम है एक आयत का, वो ये कि तुम वो उम्मत हो जिससे बेहतरी की उम्मीद है, तुम वो उम्मत हो जिससे नास को यानी लोगों को फायदा पहुंचे। तो हम लोगों को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा सर, टीचर की बात हो रही, टीचर ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट टीचर आते हैं और आए, उन्होंने कहा हमारे मसाइल हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, और आप देख रहे हैं कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ठीक है ये सारे मसाइल हैं। और अक्सर वो गवर्नमेंट टीचर ही ट्यूशन पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्यूशन सेंटर जैसे प्राइवेट में ये चल रहा है काम, वहाँ भी यही चल रहा है। तो बच्चों पे फोकस वहाँ नहीं होता क्लासरूम में, जितना कि फोकस होता है ट्यूशन सेंटर पे कि इवनिंग में इसको चलाना है। और जब एक बच्चा अच्छे नंबर नहीं दे रहा होता, पेरेंट्स को कहते हैं इसको इस एकेडमी में भेजिए, फिर आप देखें रिजल्ट। तो टीचर हमारे क्या कर रहे हैं, टीचर की बात करेंगे हम। जब इंसान पैसे के पीछे दौड़ पड़ा है तो फिर उसके अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इंसानियत, एहसास ख़त्म हो जाता है। बाकी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, हर टीचर के लिए गवर्नमेंट ने BEd और M.Ed रखा है, उसमें बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और साथ जो पढ़ाना है, गाए बगाए ये ट्रेनर होते हैं, हमारे भी ट्रेन होते हैं असाज़ा, उसमें होना चाहिए। उसमें यह है कि जब एक उस्ताद ट्रेन है तो वो अच्छा पढ़ा सकता है, बच्चे की नफ्सियात को समझ सकता है। जो ट्रेन उस्ताद नहीं है वो ही फिर माशरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे तशद्दुद में आ गया, ये जैसे अभी फीसों का मामला है, तो एहसास नहीं होता, माशरे को देख नहीं रहे होते। तो ट्रेनिंग में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर बात वही आ जाती है कि जब अपने मसाइल नज़र आ रहे होते हैं तो फिर दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो अगर असातिज़ा के जैसे सर बता रहे थे कि फीसें, तनख्वाहें कम दी जा रही हैं और या दूर भेजा जा रहा है, तो जब एक टीचर अपनी टेंशन में रहेगा तो वो बच्चों के लिए क्या एक अच्छा अटेंडेंट रहेगा, वो प्रॉब्लम यही है। अगर असातिज़ा के मसाइल हल कर लिए जाएं तो ज़ाहिर एक खुशहाल माशरा जो होता है वो एक तरक्की की प्रायोरिटी क्यों नहीं है हमारी हुकूमत की। ये जैसे हम कहते हैं ना, सेहत और दूसरा एजुकेशन है। जब एजुकेशन की बात की जाती है तो हम हर वक्त बात करते हैं पॉलिसी अच्छी नहीं है या सिलेबस के मसले हैं। जब एजुकेशनिस्ट आप लोग आते हैं तो इस पे अच्छा हम ये रोना, मुझे तो लगता है मैं कितने साल से यही इसी पे डिस्कस कर रही हूँ और इसमें आज तक किसी ने नहीं कहा नहीं आयशा बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बना दी गई हैं, अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब हमारा थोड़ा सिस्टम बदल गया एजुकेशन का। तो आप लोगों में से किसी ने कभी कहा कि वाकई आयशा ऐसा हुआ, बदला नहीं बदला? असल में जो हुकूमत आती है ना जी, हाँ। वो अपना ही सिलेबस बनाती है। अब नया सिलेबस अभी आया तो नहीं है, लेकिन पता चला है कि वो चेंज हो रहा है 2021 में। अब इस हुकूमत का नहीं समझ के क्या आया वो नए दौर के साथ जब हम कम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या इस लेवल पर हैं जो हम कम्पीट कर सकते हैं? जी एक जुमला सिर्फ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और हाँ। हमारी इंजीनियरिंग की जितनी बुक्स थी वो 1950 से 1980 के दरमियान जो, और खसूसन इंडियन ऑथर्स की, क्या 1980 से अब तक कोई इजाद नहीं हुई? कोई इजाद नहीं हो, कुछ बदला ही नहीं है क्या? वही पढ़ाई बात तो यही है और ये लॉ में भी यही है। आप जितने देख लें कवानीन हमेशा वो होने चाहिए जो आपकी सहूलत और आपके माशरे में जो क्राइम है उसके हिसाब से ही अब कवानीन बनने चाहिए कि किस तरह जो है इन कवानीन, लेकिन वो वही बने हुए अंग्रेज़ों के दौर के, तो उसमें फ़र्क है, बदल गया है ज़माना, लेकिन वो वही चीज़ें। असल में ना ये पाकिस्तान का एक ये भी अलमिया है कि यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो अपनी ही पॉलिसियाँ बनाती हैं। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि देखें एक अच्छी पॉलिसी किसी भी हुकूमत की हो, किसी भी सरबराह की हो, उसे आगे चलाना चाहिए। लेकिन ये हाँ अलमिया ये है कि आप जो काम करेंगे, जो हुकूमत कोई
कोई मिनिस्ट्री वो बेहतर काम करेगी, पॉलिसी बनाएगी, लेकिन दूसरी हुकूमत कहेगी ये इसको ख़त्म कर दो, नहीं बनाओ, नया फंड लेंगे। तो असल में करप्शन है ना, करप्शन करनी है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन करनी है। तो हमने वो नई पॉलिसी बनानी है, नए नए फंड लेने हैं, नए काम करने हैं, नए लोग अकोमोडेट करने हैं। तो इसीलिए वो पॉलिसियाँ अगर जारी रहें तो पाकिस्तान का सिलेबस भी वो तब्दील होना चाहिए। अब देखें ना, हमारे बच्चे वो कोई इंटरनेशनल मेयार के पूरे नहीं उतर सकते, वो इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि हम 1950 का भी वही सिलेबस, 1985 का भी वही, आज 2020 का भी वही सिलेबस। ठीक है। और ओ लेवल और ए लेवल करने के लिए कितने कितने पेरेंट्स को फीसें पे करनी पड़ती हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं करता। जब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करें हमारे बच्चे, तो अगर यही नीचे से ये चीज़ स्टार्ट कर जाए और हर स्कूल और कॉलेज में इसी तरह का हो कि बाहर इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे आपके जाएँ और वहाँ कम्पीट करें, तो इस पे हम बात करते हैं किस तरह किया जा सकता है। और ये सहूलत जब हम कहते हैं ओ लेवल और ए लेवल की हर बच्चे को क्यों दस्तयाब नहीं, इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मतलब फिर। एजुकेशन की बात जब होती है, एजुकेशन की बात होती है, तो मेयार जो है मेन है जो काउंट करता है। अच्छा, जैसे हम दौर की अक्सर बात करते रहते हैं, यार साडा दौर तो बड़ा अच्छा सी, यानी कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, और अब हम अपने बच्चों कहते हैं साडा दौर तो बड़ा अच्छा सी। अभी हालांकि हमारा दौर गुजर रहा है, जा रहा है, लेकिन हम अपने बचपन को कंसीडर कर रहे होते हैं, यार कितने भोले थे हम लोग, कितने फलां थे हम, इतने शरीफ थे हम, हर बात सुन लेते थे, और अम्मा बस कुट भी खा लेते थे बिस्मिल्लाह करके कुट भी खा लेते थे और बोलते नहीं थे, बस रोते रहते थे। अच्छा, तो इसी तरह जब एजुकेशन की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है हमारे दौर में तो क्या नसाब होता था, क्या यार जो है जंगजू थे हमारे, क्या कहानियाँ थी, क्या स्टोरीज़ थी। तो क्या वो उस दौर का सिलेबस क्या इस दौर में हेल्पफुल है या नहीं? वकार, ये आप सबसे सवाल है, पहले मैं आपसे पूछूंगी आप क्या कहते हैं, उस दौर का अगर सिलेबस आज होता तो क्या वो बेहतर था, या हर दौर का अलग ही एक मतलब ज़रूरियात है, नीड है, आप क्या समझते हैं? हम उसी दौर में जी रहे होते थे अगर उस दौर का सिलेबस, और वैसे भी उस दौर का ही आज भी है। हाँ। मैंने जैसे इंजीनियरिंग का भी बताया, या मैंने कहा कि मैंने मैट्रिक 2007 में किया, तो आज भी वही सिलेबस है 2007, यानी मैं वही बात कि 10-15 सालों में कुछ भी नहीं बदला। जहां मयार की बात है तो एक स्टैंडर्ड, मैं एक कॉमन एग्जांपल दूंगा कि बच्चों की अगर तरबियत इस तरह से आप करें। इस्लामाबाद में मेरे दोस्त हैं, यहाँ एक सरकारी आला हुद्दे पे फाइज हैं, डॉक्टर खुर्रम इलाही, फ़लसफ़ी हैं, 2 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनका एक 6 साल का बेटा शाह हुसैन। तो अब अभी भी मैं जब गया उससे हमेशा ऐसी गुफ्तगू, उन्होंने उसकी परवरिश ऐसी की, और इस बात को जहन में रखिएगा कि उसकी उम्र 6 साल है, लेकिन उसकी जो तरबियत हो रही है वो आउट ऑफ द बॉक्स हो रही है। तो उससे दो सवालों का मैं जवाब दूंगा। अगर मैं किसी टीचर से भी ये पूछूं तो वो ये जवाब नहीं दे सकता। मसलन व्हाट इज यूनिवर्स, कायनात क्या है, तो शायद हम कहें जी ये सूरज चांद सितारे ये कायनात है, लेकिन उस बच्चे का जवाब सुने, उसने कहा यूनिवर्स इज द क्लू टू फाइंड नॉलेज। कायनात इल्म हासिल करने का, इल्म तलाश करने का एक कुलिया है। दूसरा जवाब सुन, मैंने कहा शाह हुसैन व्हाई डोंट ह्यूमंस हैव अ टेल, इंसानों की दुम क्यों नहीं है? तो उसने एक सेकंड सोचा और कहता कि बिकॉज ह्यूमंस डोंट मेंट टू हैव अ टेल, इंसानों को दुम की जरूरत नहीं है। क्या आप एक 6 साल के बच्चे से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, ये मेंटल लेवल। अब आप सोचें कि जब वो आज से 20 साल इसी तरबियत पे, इसी पैमाने के ऊपर उसकी तरबियत होती रहे, बन जाना तो वो 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या उसे दुनिया नहीं, क्या वो दुनिया को कुछ दे नहीं रहा होगा? तो हमें अपने मयार सेट करने हैं। 2 किस्म के मयार हमने सेट किए हुए हैं। ये दूसरा मयार जो है, जो जिसकी मैंने अभी बात की, इस पे तो हम आते ही नहीं है। हमारा मयार है नंबर। बच्चे ने पहली, मुझे ये समझ नहीं आती कि हर बच्चा पहली पोजीशन कैसे ले रहा है। आपके हर चौक के ऊपर बोर्ड लगा होता है पहली पोजीशन, पहली पोजीशन, इंटर में पहली पोजीशन, हर कॉलेज का लगा होता है, हमारे स्कूल का लगा होता है, ये तीर मार या इतने हो गए, इतने नंबर। हर बच्चा जब पहली पोजीशन ले रहा है, दुनिया में हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, अपना मयार सेट करें। बिल्कुल, इन्वेंशन क्यों नहीं हो रही? अगर यहाँ पहली पोजीशन इतनी ज्यादा है तो इन्वेंशंस भी तो होनी चाहिए, कोई नई चीज इजाद भी तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, बहुत कम। और एक बुजुर्ग ने कहा था कि अगर कोई कौम इल्म के अलावा किसी भी चीज को अपनी तरक्की का पैमाना बना ले तो वो नीस्तो नाबूद हो जाती है। इल्म आपकी तरक्की का मयार होना चाहिए। बिल्कुल, और इल्म की तरक्की के लिए उस्ताद को मकाम देना ज़रूरी है। मैं पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा है, बरतानिया में एक टीचर का चलान होता है, तो वो तालीमी मसरूफियात की वजह से उसे पे नहीं कर पाता, तो फिर उसे अदालत जाना पड़ता है।
तो जब जज साहब उसके चलान के साथ टीचर का लफ्ज़ देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। वकला और बाकी लोग हैरान होते हैं। तो वो कहते हैं आपको पता नहीं है कि एक अदालत में एक उस्ताद आया हुआ है, हम उस्ताद की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जब एक माशरे के अंदर उस्ताद के लिए इतना एहतराम है और अदब खत्म हो, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है, हमारे माशरे में ये चीज़ नहीं है। गिरबान पकड़ के खड़े होते हैं नौजवान। उस्ताद ने अगर क्लास में कुछ कहा, ये प्राइवेट का और गवर्नमेंट का मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन प्राइवेट में मैंने देखा, जी बिल्कुल तशद्दुद का भी निशाना बनाया था और बाकायदा हमने दिखाया भी था ये फुटेज। और ये साल हो गए इस बात को, शुक्र है उसके बाद शायद मंजरे आम पर इस तरह के केसेस नहीं आए, लेकिन ऐसा होता है। टीचर डर गए हैं कि ये स्टूडेंट अगर हम इनको डांटते हैं क्लास में, किसी बात पे रोकते हैं, तो इन्होंने क्या करना है, बाहर जाना है और फड़ लेना है उस्ताद को। सारे ग्रुप लड़कों का जो था इकट्ठा हो गया और एक बेचारा उस्ताद कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो ये जब ये चीजें आप में आ जाएंगी और तो जब तालीम तिजारत बन जाएगी मैडम, तो फिर यही काम होगा। अच्छे लेवल के जो इदारे हैं उन्हें फीस से गर्ज होती है, उन्हें तरबियत से कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं हमें फीस मिले, अगर बच्चे को डांटा समझा दिया तो उन्होंने बच्चा हटा लेना है, हमारे इलाकों में फीसें चली जाएंगी। ये प्रॉब्लम है। जब इस तरह के प्रॉब्लम मसाइल आएंगे तो फिर बच्चे मनमानी करेंगे, तो असातिज़ा के तो फिर इतना खत्म हो जाएगा। यहाँ आपने कहीं तो ये चीज नजर आती है कि टीचर बेचारे हैं। कहीं आपने देखा होगा बहुत सारी फुटेज, बहुत सारी आपने वीडियोस जो क्लिप्स चलते हैं और जालिम दिखाया जा रहा होता है, एक टीचर को छड़ियों से मारा जा रहा होता है, बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हुई है इस वजह से। मैडम ऐसा है, तो ये कहीं जाके ये भी चीज नजर आई। कुछ ये टीचर नफ्सियात को नहीं समझ पा रहे होते। मैंने बताया कि टीचर के लिए बीएड एमएड होना ज़रूरी है, फिर ट्रेन होना ज़रूरी है। वो नफ्सियात को नहीं समझते। उनकी क्लास में मुख्तलिफ कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं, मुख्तलिफ नस्ल के हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान के हैं, उनकी मुख्तलिफ रुझान है। तो वो टीचर जो होता है वो एक ही कानून लागू कर देता है, सबको हैंडल कर रहा है। कुछ बच्चे सिर्फ बात से समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा गुस्से से समझते हैं। अब ये डांट डपट तो उसी वक्त आती है ना जब टीचर बच्चे की नहीं समझ पा रहा, बच्चा टीचर की बात को नहीं समझ पा रहा, तो फिर वही तशद्दुद का रास्ता है। अच्छा, आपने जैसे बात की कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पहले हमारे दौर की तालीम बहुत अच्छी थी। उस वक्त ये बात बिल्कुल हकीकत है, उनकी बिल्कुल वैलिड है। क्यों? उस वक्त तालीम तिजारत नहीं थी। उस्ताद अपनी जिम्मेदारी पूरी करता था। उसने कोई ट्यूशन सेंटर नहीं बना रखा था, कोई एकेडमी में नहीं बना जाता था वो पढ़ाने। वो सिर्फ फोकस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में करता था। आज यहाँ एकेडमी बनी हुई है, वो ट्यूशन सेंटर बने हुए हैं, ये चीज़ें ख़राब कर गई हैं हमारे। अच्छा, पहले वाले देखे ना, आज लोग जो पाकिस्तान के अंदर टॉप 10 है, मकसद है कि आप देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को देख लें, हमारे बड़े बड़े आला ओहदों पर इंटरनेशनल लेवल पर IMF के आलमी इदारों में वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो पहले दौर के पढ़े हुए हैं ना, आके वो 2018-20 के तो नहीं पढ़े हुए या 2000 के तो नहीं पढ़े। उस वक्त पढ़ाई को पढ़ाई समझा जाता था। आज तो तालीम को तिजारत बना लिया, उस्ताद ने भी तिजारत बना लिया है, प्राइवेट मालकान ने भी तिजारत बना लिया। इसलिए तालीम का शोबा तबाह हो चुका है पाकिस्तान में। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, स्टूडेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक इंजेक्शन की सुरंग नहीं बना सकता। ये हमारे आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए फरमाया था कि हमें बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि हम आज तक अभी तक ये एक इंजेक्शन की सुरंग तक नहीं बना सकते। तो ये भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये तालीम को जब हम तिजारत बना लेंगे, उस्ताद अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएंगे, माफिया अपने पैसा दौलत समेटने में लग जाएगा, तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर तालीम की तबाही होगी। 2.5 करोड़ बच्चे वैसे तालीम से बाहर हैं, उसके अलावा जो मैट्रिक के बाद वैसे छोड़ जाते हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है। हमें हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ फोकस करे। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले हर दूसरे तीसरे दिन ये कहते थे कि हम 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल वापस लाएंगे। आज आप वो ग्राफ देख रहे हैं, मेरे ख्याल है उसके वो 3 करोड़ से ऊपर चले गए हैं लोग। अब देखें ना कैसे लोग वो इतनी फीसें अफोर्ड करें, इतनी तालीमी अखराजात बर्दाश्त करें। ये यानी गुर्बत इस कदर बढ़ गई है कि लोग बच्चों को तालीमी इदारों में नहीं भेजते, बनिस्बत इसके किसी वर्कशॉप में भेज दें, किसी फैक्ट्री में भेज दें, किसी मिल में भेज दें। चलो कुछ ना कुछ दिहाड़ी कमा कर तो लाएगा, कुछ ना कुछ हमारा खर्चा तो चल जाएगा। बात यह है कि पहले आपका पेट है, उसके बाद सारा कुछ है कि ये अगर भरा हुआ है तो फिर हम देखेंगे, अगर ये खाली है तो लाजिम बात है फिर एजुकेशन एक पास है, बाकी चीज़ें एक पास है। मैं सही कह रही हूँ ना, फिर बाकी हर चीज़, किसी चीज़ की कोई प्रायोरिटी नहीं है। फिर पहले आपका पेट भर, तो पहले जो है
अपॉर्चुनिटी रोज़गार की जो है, या रोज़गार जैसे हम कहते हैं कि इसके ज़रा पैदा किए जाएं, मौके पैदा किए जाएं। जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट होकर आते हैं या मास्टर करके आते हैं, तो वो जब फील्ड में आते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो यहाँ जाके बच्चे कहीं जाके अब फील करते हैं कि इतना हमने 16 साल एजुकेशन भी ली और उसके बाद हमें क्या मिला, 10,000 की नौकरी नहीं मिलती जी। मसला ये भी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शेख मुमताज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। हफीज़ुर रहमान सुवैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। वक़ार तैयब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी ऐसे मौजू को भी मेरा ख्याल है अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करना चाहिए जिस पे सिर हासिल, ठीक है हम बात करते हैं लेकिन इतना दिल की भड़ास निकालते हैं, क्या पता कहीं जो है हमारे जो ऐवानों में बैठे हैं हुक्मरान, उनके कान जो है कानों में ये बात पढ़ें और इन पर पड़ जाए और वो इस पर फोकस करें कि वाकई तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जब हम तब्दीली की बात करते हैं कि नई हुकूमत आई और तब्दीली आनी है, तो पहले इस सिस्टम को तब्दील करें। एजुकेशन के सिस्टम में जो खामियां हैं, आप माहिर तालीम जो है उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें और इसको दूर करें, और फिर देखें आप कि हर नौजवान जो है तालीम याफ्ता भी होगा, इन्वेंशन भी होगी हमारे मुल्क में और हमें बाहर से कुछ भी मंगाना नहीं पड़ेगा। थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आयशा को देंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल करेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।